तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ग्रेडियंट की, ठीक है। और ग्रेडियंट से रिलेटेड मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, किस तरह से ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे और ये बोला था कि जो एग्जांपल्स अपन लोग कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, है ना। सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में लर्न भी होने चाहिए कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ताकि कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएँ, ठीक। तो अब जो है नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम। ग्रेडियंट के बाद में हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे आज, ठीक है। उससे पहले आप एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, वेक्टर फ्लक्स। वेक्टर फ्लक्स, वेक्टर फ्लक्स हिंदी में से बोलते हैं सदिश अभिवाह, सदिश अभिवाह। वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप इमेजिन करो कि जैसे कोई आपके पास जो है नदी है, उसमें पानी बह रहा है, ठीक है। और वो पानी बह रहा है, किस वेग से बह रहा है, v वेग से कोई नदी में पानी बह रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना मैंने मान लिया, v है, ठीक है। और इस बहती हुई नदी के जो पानी है उसके ऊपर मैं एक फ्रेम रख देता हूँ इस तरह का, ठीक है। ये फ्रेम है और इस फ्रेम के आर पार क्या जा सकता है, पानी जा सकता है, समझ रहे हो। इसकी बाउंड्री है और इस फ्रेम के आर पार क्या हो सकता है, पानी गुजर सकता है, ठीक। और इस फ्रेम का मैं मान लेता हूँ जो एरिया है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, a है, ठीक। अगर इस फ्रेम को मैं इस पानी के ऊपर रख दूंगा तो इसमें से कितना पानी पास हो सकता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस एरिया में से कितना पानी पास हो सकता है। अगर इसको मैं इस नदी के पानी के ऊपर रख दूं तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसको किस अभिविन्यास पे आपने रखा है, पानी के परपेंडिकुलर रखा है या पानी के पैरेलल रखा है या किस पोजीशन पे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से पानी बाहर निकलेगा। बात समझ में आई। अगर सपोज जो नदी का सरफेस है उसके जस्ट बिल्कुल इसी के ऊपर रख देता हूँ मैं इसको इस तरह से, तो बताओ इसमें से कोई पानी बाहर निकल सकता है क्या, फिर तब पानी कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये नदी है और इसका पानी इस दिशा में ही बह रहा है और जस्ट इसी के ऊपर आप कोई प्लेन पेपर डाल दो तो उसमें से कोई पानी पास आउट हो सकता है क्या, नहीं पास आउट हो सकता, ठीक है। इसका मतलब उस कंडीशन में तो उसमें से कितना पानी निकलेगा आपके पास, 0, कोई पानी नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपने इस तरह से डाला है तो बताओ वेलोसिटी क्या है, जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है v, ठीक। और आपने इसी के ऊपर क्या रख दिया, इस फ्रेम को रख दिया है। और हमेशा फ्रेम या कोई भी प्लेन होता है उसके एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होगी मतलब ये डायरेक्शन होगी एरिया की, ठीक है। तो इस वजह से जो नेट पानी कितना निकलेगा वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो निकाला जाएगा इस तरह से v डॉट a से, ठीक है। और v डॉट a से निकाला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, va cos थीटा आएगी। कितना पानी इसमें से पास आउट हो सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर। तो इस फर्स्ट पोजीशन में बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 है इसका मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 0। और cos 90 0 हो जाएगा तो फिर बताओ कुछ पानी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये हम जान चुके हैं। इसका मतलब नेट जो पानी निकलेगा उसमें से वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, 0। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, जिस तरह से पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इस फ्रेम को लगा देता हूँ। उसी डायरेक्शन में क्या करता हूँ, इस फ्रेम को पानी की वेग वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही उस फ्रेम को मैंने लगा दिया। तो अब बताओ इसमें से कितना पानी निकलेगा, कितना मैक्सिमम पानी निकलेगा, इसमें से मैक्सिमम पानी निकलेगा। इस कंडीशन में बताओ जो वेलोसिटी और एरिया होंगे उनकी डायरेक्शन क्या क्या होगी। पानी तो अपनी डायरेक्शन में बह रहा है, पहले से वेलोसिटी v है उसकी, तो इसी डायरेक्शन में बह रहा है। और इसी के परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया, फ्रेम को लगा दिया। और जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो प्लेन की कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, मतलब एरिया की डायरेक्शन भी किसकी डायरेक्शन में हो जाएगी बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इस स्थिति में या इस कंडीशन में जो है मैक्सिमम पानी उसमें से बाहर निकल सकेगा। तो इस कंडीशन में बताओ थीटा एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 0। और 0 हो जाएगा तो फिर मैक्सिमम फ्लो निकलेगा, मतलब मैक्सिमम पानी पास आउट होगा va के इक्वल। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गया, किसी भी जनरल एग्जांपल से हमने समझा है कि वेक्टर फ्लक्स या सदिश अभिवाह क्या होता है। अगर इसी की तरह आप किसकी बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, पानी की जगह आप क्या ले लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, इसी तरह से होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरह से होती हैं, ठीक है ना। अब कोई भी आप इसमें एरिया एलिमेंट ले लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई इसी तरह का एक एरिया एलिमेंट रखोगे तो उससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं या विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और वो विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स जो होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, फाई इक्वल्स टू E डॉट डी ए। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, V डॉट ए किया था,
अब वी की जगह क्या ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया की जगह डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है। तो ये फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ये किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई। या इसको डी फाई लिख सकते हो, अगर एरिया एलिमेंट लिया है ना आपने तो फ्लक्स भी क्या ले सकते हो, स्मॉल डी फाई। और अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालना है, टोटल एरिया में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो दोनों साइड क्या कर दोगे आप, इसका इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो फाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स। बात समझ में आ गई। तो इसमें लिख लीजिए आप, लिखो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर वाले पृष्ठ से निर्गत, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर वाले पृष्ठ से निर्गत, डी ए वेक्टर वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। विद्युत फ्लक्स निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, डी फाई इज इक्वल्स टू डी ई डॉट डी ए। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का फ्लक्स लिखना है तो समझिए किस तरह से लिखना है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है और कोई भी जनरल आपके पास आर्बिटरी वेक्टर आ गया ए, तो उसका फ्लक्स लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, डी फाई इक्वल्स टू ए डॉट डी ए, ठीक है। और अगर कंप्लीट फ्लक्स लिखना है आपको, टोटल एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्या कर दोगे आप, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखिए आप, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, अच्छा लिखो, लिखो द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एलिमेंट, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एलिमेंट डी ए, through a surface element dA can be expressed by, can be expressed by following relation, can be expressed by following relation, d phi is equals to E dot dA, following relation d phi equals to E dot dA। नेक्स्ट लिखिए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। लिखिए किसी सदिश क्षेत्र में स्थित, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत,
बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। देखो क्या बोल रहा है कि कोई सदिश क्षेत्र है, उसमें आपने क्या किया, एक आयतन अल्पांश था आपके पास, ठीक है। सपोज ये आयतन अल्पांश कितना है, dv है, और इस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है उसका एरिया कितना मान लो अगर मैं dA है, ठीक है। तो इस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत सदिश फ्लक्स, इसके प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है आपके पास? अगर आपके पास वेक्टर A है तो A वेक्टर से करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा? A वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अभी बताया था ना मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स लिखना है तो E डॉट dA, कोई सदिश राशि A है तो उसका फ्लक्स लिखना है तो A डॉट dA। लेकिन ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स। सदिश फ्लक्स कैसा लिखना है आपको? प्रति एकांक आयतन, मतलब इसमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा? आयतन का। आयतन अपन क्या मान रखा है? dV, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। जो भी सदिश वेक्टर हमको A वेक्टर दे रखा है तो ये A वेक्टर का डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर, ठीक है। अभी dV क्या था अपने पास? आयतन अल्पांश था, है ना। आयतन अल्पांश था तो हम साथ में क्या लगा देते हैं? लिमिट dV टेंड्स टू 0, मतलब ये बहुत स्मॉल है। तो ये डेफिनेशन किसकी बनेगी? किसी भी सदिश A वेक्टर के डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dV टेंड्स टू 0 1/dV इंटीग्रेशन A डॉट dA। कौन सा ये तो हम मानते हैं कि A जिसकी आयतन अल्पांश की हम बात कर रहे हैं उसमें मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर क्वांटिटी अपने पास क्या है? A वेक्टर है, उसके लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं डाइवर्जेंस को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ E हो जाएगा। ये जनरल मैंने मान लिया कि जो वेक्टर आपके पास है वो क्या है? E है, वो सॉरी A वेक्टर है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो अपन ने जो इंटीग्रेशन किया है वो किसके रेस्पेक्ट में किया है? सरफेस के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ इंटीग्रेशन के ऊपर ये साइन और लगाएंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। अगर ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होता तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते, अभी सरफेस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्लोज्ड सरफेस S, ठीक है। नीचे लिखो सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है। नोट लगा के लिख लेना, सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस, सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है, अदिश फलन होता है। यह भी आपको पता लगेगा क्यों होता है। जैसे कल आपको बताया था किसी भी अदिश का ग्रेडियंट निकालते हो तो क्या मिलता है? सदिश। इसी तरह से किसी सदिश का डाइवर्जेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। इंग्लिश में लिखो, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम emerging out of the closed surface, emerging out of the closed surface, emerging out of a closed surface of a volume element, of a volume element situated in a vector field, situated in a vector field is known as divergence, situated in vector field is known as divergence।
नीचे लिखो द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड is always a scalar quantity, is always a scalar quantity। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। देखो सबसे पहले जनरल मैं बात करता हूँ, जैसे आपके पास कोई नदी है, उसमें पानी जो है वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस बहते हुए पानी के किसी भी एक पॉइंट को आपने पकड़ लिया, सपोज ये पॉइंट क्या है, पॉइंट P है, ठीक है। और इस पॉइंट P के चारों तरफ आपने एक आयतन अल्पांश बना दिया इस तरह से। कोई भी नदी है उसमें पानी जो है वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और उसके किसी भी एक पॉइंट की बात करता हूँ, और इस पॉइंट P के चारों तरफ आपने एक आयतन अल्पांश बना दिया जिसका आयतन मैं कितना मान लेता हूँ, dv है, ठीक है। तो इस आयतन अल्पांश में से नेट पानी अंदर आ रहा है या इसके नेट पानी इसके बाहर जा रहा है, उस बात पे डिपेंड करेगा इसका डाइवर्जेंस कितना होगा। समझ रहे हो। सपोज इसमें फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि 2 लीटर पानी इसके अंदर आ रहा है और इसमें से 4 लीटर पानी बाहर जा रहा है, तो नेट पानी अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? अंदर कैसे आ रहा है? अंदर तो 2 लीटर आ रहा है, बाहर 4 लीटर जा रहा है, तो बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, तो नेट पानी बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब जो नेट पानी है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब किसी भी आयतन अल्पांश में से जब भी बल रेखाएं या कोई भी द्रव बाहर की तरफ जाता है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर फिजिक्स में हम समझना चाहें इसको, जैसे आपके पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट P के ऊपर आपने क्या रख दिया, कोई चार्ज रख दिया +Q, ठीक है, और इसको किसी आयतन अल्पांश dv से परिबद्ध कर दिया इस तरह से। तो मुझे बताओ यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं होंगी वो इस आयतन अल्पांश से बाहर की तरफ जाएंगी या इसके अंदर की तरफ आएंगी? विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं इस पॉइंट P पे +Q चार्ज रखा है तो यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी या अंदर की तरफ आएंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। समझ रहे हो बात? तो अगर आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो इससे कहाँ निकलेंगी, हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी। इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव। जैसे वहाँ बताया था नेट पानी बाहर की तरफ निकल रहा है अगर, तो डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव। और इसी तरह से अगर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है तो डाइवर्जेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसी कंडीशन को मैं अपोजिट कर दूं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना लेके मैं क्या कर दूं, यहाँ नेगेटिव कर देता हूँ, -Q। अब क्या होगा, अब की बार विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। अब की बार क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो सेंटर की तरफ आएंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस नेगेटिव है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव की और नेगेटिव की। अब एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि जितना पानी अंदर जाए उतना ही पानी बाहर निकल जाए, या जितनी बल रेखाएं अंदर जाएं उतनी बल रेखाएं बाहर भी निकल जाएं। तब क्या होगा डाइवर्जेंस, तब डाइवर्जेंस कितना होगा, 0। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है आपके पास एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको पता हो तो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा बंद वक्र बनाती है,
चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है? बंद। बंद वक्र का मतलब अगर कोई पॉइंट से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो दूसरे पॉइंट से वापस बल रेखाएं क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी आती हैं। जैसे मैग्नेट में देखते हो आप, दो पोल होते हैं आपके पास एन और एस, एन से निकलती है एस की तरफ वापस आ जाती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं में क्या होगा कि जितनी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी उतनी बल रेखाएं वापस क्या हो जाएंगी, अंदर भी आ जाएंगी। यानी जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स वापस अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो डाइवर्जेंस होगा वो कितना होगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखना जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अभी बताऊंगा मैं डाइवर्जेंस कैसे शो करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो एक बात और ध्यान रखना कि ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, फॉर एग्जांपल चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे सदिशों को हम बोलते हैं परिनालिकीय सदिश। कौन से सदिश बोलते हैं, परिनालिकीय सदिश। इस नाम से भी आता है कई बार, परिनालिकीय सदिश। आपको कोई भी वेक्टर दे देगा और आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा वेक्टर परिनालिकीय सदिश को शो कर रहा है, तो क्या काम करना होगा आपको, वहाँ पे 4 वेक्टर दे देगा 4 ऑप्शन में और वहाँ पे बोलेगा कौन सा सदिश परिनालिकीय सदिश को प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उनका डाइवर्जेंस निकाल के देखना पड़ेगा, और अगर जिसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर आ गया वही सदिश क्या हो जाएगा, परिनालिकीय हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। कब तो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस या विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, और किस कंडीशन में 0 होगा। ठीक, लिखो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो धनात्मक डाइवर्जेंस का अर्थ है कि, धनात्मक डाइवर्जेंस का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश में विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश में धनात्मक आवेश उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश में धनात्मक आवेश उपस्थित है, जिससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, जिससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। सेकंड लिखो, विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक डाइवर्जेंस का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक डाइवर्जेंस, ऋणात्मक डाइवर्जेंस का अर्थ है कि आयतन में ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, आयतन में ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, जिससे विद्युत बल रेखाएं, जिससे विद्युत बल रेखाएं, जिससे विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही हैं, जिससे विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, लिखो यदि परिबद्ध आयतन में समान मात्रा में बल रेखाएं, यदि परिबद्ध आयतन में समान मात्रा में बल रेखाएं समान मात्रा में बल रेखाएं
बाहर निकलती हैं तथा अंदर आती हैं। समान मात्रा में बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तथा अंदर आती हैं, तब डाइवर्जेंस शून्य होता है। तब डाइवर्जेंस शून्य होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है, ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है, परिनालिकीय सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है, परिनालिकीय सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिकीय सदिश है। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र B एक परिनालिकीय सदिश है। चुंबकीय क्षेत्र B एक परिनालिकीय सदिश है। देखो ये चीज़ें केवल समझने के लिए मैंने बताई है, इनमें से एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखो, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखो सिंपली जो डाइवर्जेंस होता है वो एक तो हमेशा ध्यान रखना है किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। जैसे ग्रेडियंट में बताया था, ग्रेडियंट हमेशा किसके ऊपर लगता है, स्केलर के ऊपर लगता है। इसी तरह से डाइवर्जेंस हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, किससे, डेल के साथ। जैसे वहाँ आपने क्या किया था, अदिश फलन का सिंपल मल्टीप्लाई किया था डेल के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, डेल वेक्टर के साथ, अवकलज संकारक के साथ, ठीक है। अब डेल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे करोगे, ए वेक्टर से। तो क्या मिलेगा आपको, अगर आपके पास ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आपके पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर है आपके पास। और इसी तरह से ग्रेडियंट ऑपरेटर कल आपको मैंने बताया था, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये बताया था अवकलज संकारक। इन दोनों का क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो किस तरह करते हैं, आई का आई से प्रोडक्ट करते हैं, जे का जे से करते हैं और के का के से करते हैं। तो आई का आई से करेंगे प्रोडक्ट तो आपके पास क्या आएगा, डेल ए एक्स बटे डेल एक्स, ठीक है, डेल ए एक्स बटे डेल एक्स। इसी तरह से वाई का वाई से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डेल ए वाई बटे डेल वाई प्लस डेल ए जेड बटे डेल जेड, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा किसी भी वेक्टर का अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो। डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए, और ये कैलकुलेशन कैसे होगी, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड, ठीक है। नोट करो इसको, उसके बाद मैं फिर आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ किस तरह से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, यदि
सदिश ई वेक्टर यदि सदिश ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस 2x² yz जे कैप 2x² yz जे कैप प्लस 2yz4 के कैप हो तो बिंदु 1 2 3 पर सदिश का डाइवर्जेंस ज्ञात करो। सदिश का डाइवर्जेंस ज्ञात करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है और आपको बोला है कि इस पॉइंट पे आप सदिश का डाइवर्जेंस निकालिए। ठीक है, तो देखो अभी आपको बताया था डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसको आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है? डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी आपको वेक्टर क्या दे रखा है, ई, तो ई का डॉट प्रोडक्ट किससे करोगे? डेल से। तो डेल से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बताओ क्या वैल्यू आएगी? डेल ई एक्स बटे डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बटे डेल वाई प्लस डेल ई जेड बटे डेल जेड, यही आएगा। ई का वेक्टर क्या लिखोगे? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डेल से भी आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू होगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो डेल बाई डेल एक्स, ई एक्स कौन सी वैल्यू होगी? जो वेक्टर आपको दे रखा है उस वेक्टर में आई कैप का जो मल्टीप्लिकेशन है, आई कैप का जो गुणांक है वो ई एक्स की वैल्यू होती है। तो ई एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी है बताओ? एक्स जेड क्यूब प्लस इसी तरह से डेल बाई डेल वाई, ई वाई की वैल्यू क्या दी है आपको बताओ? विद नेगेटिव साइन माइनस 2x² वाई जेड, और इसी तरह से डेल बाई डेल जेड ई जेड की वैल्यू लिखोगे, कितनी लिखोगे? 2yz4, इतना कर लोगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो z क्यूब आएगा, प्लस यहाँ y के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? माइनस 2x² z आ जाएगा, और प्लस यहाँ z के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? 8yz क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, किस पॉइंट पे निकालना है आपको वैल्यू? 1 2 3 पर। तो एक्स वाई जेड की जगह आप क्या रख दोगे? 1 2 3। जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 1, जहाँ जेड आ रहा है वहाँ 3, और जहाँ वाई आ रहा है उसकी जगह 2। फिर कैलकुलेट कर लोगे तो आप यहाँ वैल्यू रखना 453 आएगा आपके पास, 453। अब इसके बाद में डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बताओ कितना आएगा? डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। देखो आर वेक्टर क्या बताया था आपको? पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो डाइवर्जेंस आर का निकालना है, इसका मतलब क्या करना होगा आपको? डेल डॉट आर। ठीक है, और डेल डॉट आर करने का मतलब क्या है? डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ किसके साथ होगा बताओ? एक्स का होगा। यहाँ पे आर वेक्टर का जो आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन गुणांक कितना है? एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन किसका होगा? एक्स का, प्लस इसी तरह से डेल वाई करोगे तो किसका होगा बताओ? वाई का। देन डेल बाई डेल जेड करोगे तो किसका अवकलन होगा? जेड का।
यही होगा। तो बता दो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1 आएगा, इसका मतलब कितनी आएगी वैल्यू, 3 आएगी। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 होता है। नेक्स्ट ये देखो, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर। यहां से देखो, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, अगर सॉल्यूशन करना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है मुझे, तो बताओ डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। इसके साथ में क्या वैल्यू आएगी आपके पास, आर की पावर एन एक्स आएगा क्या, आर की पावर एन तो एज इट इज़ रखा मैंने, आर वेक्टर को क्या लिख दिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, एक्स आएगा और आर की पावर एन आएगा। बात समझ में आ गई, तो एक्स आर की पावर एन आएगा एक्स के साथ, तो प्लस इसी तरह से बताओ वाई के साथ कितना आएगा आपके पास, वाई आर टू द पावर एन, प्लस जेड के साथ कितना आएगा, जेड आर टू द पावर एन आएगा, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो किस तरह करोगे बताओ, ये आर की पावर एन कांस्टेंट रहेगा या फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो इसमें एक्स दिख नहीं रहा है ना, सामने नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर एक्स है। क्यों है एक्स इसके अंदर, क्योंकि जब आपने मोड आर की वैल्यू निकाली थी तो वो किसके बराबर आई थी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर की पावर एन करोगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई 2 आएगा ना। तो आएगा, इसका मतलब इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। अब होगा इसका मतलब इसको किस तरह करना पड़ेगा, u इंटू वी से करना पड़ेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, तो u इंटू वी के फॉर्मूले से जब आप इसको लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, देखो सबसे पहले मैं x का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, r की पावर n। एक बार लिखो मत, एक बार इधर देखो, फिर x को ऐसे कैसे रख दोगे, तो r की पावर n का करना पड़ेगा। r की पावर n का ऐसा कर सकता हूँ, n r की पावर n माइनस 1, और फिर r का कर देता हूँ मैं डेल r बाई डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली इधर से क्या लिखोगे बताओ, सबसे पहले r की पावर n को रख दिया, y का कर दिया, प्लस अब की बार y को रख दिया, तो करना किसका पड़ेगा मुझे डिफरेंशिएशन, r की पावर n का y के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा बताओ, n r टू द पावर n माइनस 1 डेल r बाई डेल वाई। सिमिलरली करोगे नेक्स्ट, इसके अंदर करोगे तो r की पावर n आएगा, प्लस z n r टू द पावर n माइनस 1 डेल r बाई डेल z आएगा, ठीक है इतना। उसके बाद में देखो r की पावर n आपके पास 3 बार आ रहा है, तो 3 r की पावर n हो गया, प्लस यहाँ से देखो डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको ये पता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा मैं, तो कितना आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 2r और डेल आर बाई डेल एक्स आएगा। आर स्क्वायर का किया 2r डेल आर बाई डेल एक्स, और उधर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना आएगा बताओ, 2x, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताओ डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x अपॉन आर आएगी, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, x अपॉन आर। सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या रखोगे, y अपॉन आर। डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या रखोगे, z अपॉन आर, ठीक है। तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास, x n r टू द पावर n माइनस 1, यहाँ क्या रखोगे आप, x अपॉन आर रखोगे, प्लस यहाँ क्या रखोगे देखो y n r टू द पावर n माइनस 1 y अपॉन आर, प्लस z n r टू द पावर n माइनस 1 z अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको बताओ, नहीं है। आगे देखो 3r टू द पावर n प्लस, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल सकता है, n r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और आपके पास क्या मिलेगा देखो 1 अपॉन आर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा अंदर आपको, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे कैसे लिखा जा सकता है, 3r⁴n प्लस, यहाँ से मैं ऐसा लिख दूँ इसको r⁴n-2, और इसकी जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ, r² लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा 3r⁴n प्लस, यहाँ से देखो स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n r⁴n बचेगा केवल। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा एट लास्ट, n + 3r⁴n। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। क्या था रिजल्ट कि डाइवर्जेंस ऑफ r⁴n r वेक्टर अगर बोलता है तो आपको क्या करना है, n + 3r⁴n। ठीक है, लिखो एक बार। अब मुझे बताओ डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर बटे r³ कितना आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर बटे r³, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट बताना है कितना आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर बटे r³, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ r⁻³ r वेक्टर लिखा जा सकता है, ऐसा भी ऐसा लिख सकते हैं ना, r⁻³ को ऊपर लिख दिया तो r⁻³ बन गया वो। अब यहाँ से मुझे ये कंपेयर करके बताओ जो अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किया था, डाइवर्जेंस ऑफ r⁻n r वेक्टर, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। अगर मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, और यहाँ से जो इसका रिजल्ट आता है वो कितना आता है, n + 3r⁻n। तो n की जगह सिंपली क्या रखना है, बस आपको -3 रखना है, -3 रखना है ना n की जगह। तो -3 रखोगे तो कितना आएगा, -3 + 3 r⁻−3। तो बताओ कितना आएगा रिजल्ट, कितना आएगा बताओ। यहाँ से 0 आ जाएगा ना, इतना डर क्यों रहे हो, +3 है और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लिकेशन किसी का भी हो तो 0 ही आएगा। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर बटे r³ की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, इसी तरह से अभी आपको एक एग्जांपल करवाया था, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 3 आई थी। यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करोगे तो किस तरह करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ r⁻0 लिख सकता हूँ इसको मैं, r⁻0 r वेक्टर। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, n की वैल्यू 0 है तो n + 3 r⁻n में n की जगह क्या रख दोगे, 0, तो 0 + 3 आएगा, r⁻0 आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3 आएगी ना। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ r⁻n r वेक्टर, n + 3 r⁻n।
अब इसी तरह से देखो, अभी आपने डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर लिखा था, अगर आर की पावर एन आर कैप पूछ ले आपसे, ठीक है, आर की पावर एन आर वेक्टर लिखा था अभी, अब की बार क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, आर की पावर एन आर कैप, ठीक है। तो इसका रिजल्ट होता है एन प्लस टू आर की पावर एन माइनस वन, एन प्लस टू आर टू द पावर एन माइनस वन। लिखो आर टू द पावर एन आर कैप इज इक्वल टू एन प्लस टू आर टू द पावर एन माइनस वन। एन प्लस थ्री की जगह एन प्लस टू और आर टू द पावर एन की जगह आर टू द पावर एन माइनस वन हो गया। ठीक है, तो निकाल सकते हो अब डाइवर्जेंस। देखो एक न्यूमेरिकल पिछली बार पूछा गया था आरयू एंट्रेंस के अंदर, उसमें बोला था कि विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, तो बिंदु 111 पर विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होगा। विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, तब पॉइंट 111 पर विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डाइवर्जेंस निकालना है आपको, है ना, और किस पॉइंट पे निकालना है, 111 पे। लेकिन उसने दिया नहीं, कोई वेक्टर नहीं दिया कि किस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है आपको, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट बोला है कि विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप से, है ना। अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो किस तरह लिखा जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। प्रतिलोम वर्ग का मतलब क्या होता है कि ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r स्क्वायर के। इसको बोलते हैं प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रतिलोम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनडायरेक्टली उसने क्या बोल रखी है, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, के क्यू। अब आर का कैप है और साथ में आर का मॉडुलस है, तो इसको आर वेक्टर लिख सकता हूँ मैं, आर का मापांक है और आर की दिशा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर, और नीचे क्या बन जाएगा बताओ, आर का क्यूब बन जाएगा ये। अब इसका क्या निकाल सकते हो आप, डाइवर्जेंस। इसका डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे, डेल डॉट ई निकालना है। अब ई निकालना है, इसमें आर वेक्टर है और आर क्यूब है, के क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, इसका तो कुछ डाइवर्जेंस निकलेगा नहीं, तो के क्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। डाइवर्जेंस किसका निकलेगा आपके पास, आर वेक्टर बटे आर क्यूब का। और अभी देखो मैंने आर वेक्टर बटे आर क्यूब का डाइवर्जेंस अभी आपको कैलकुलेट करवाया है, जस्ट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बटे आर क्यूब फॉर्मूले से बताया ना अभी ऊपर, ये रहा, क्या वैल्यू थी उसकी, 0 थी ना। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। आंसर कितना आएगा, 0। तो ये लास्ट ईयर पूछा था क्वेश्चन। लिखो, एक विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, एक विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, तब बिंदु 111 पर, बिंदु 111 पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं डाइवर्जेंस के बाद में कर्ल के ऊपर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो, सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल। इसकी वैल्यू 0 आएगी। सदिश क्षेत्र का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड।
लिखो लिखो रेखा समाकलन या परिसंचरण के रेखा समाकलन या परिसंचरण के अधिकतम मान की स्थिति में रेखा समाकलन या परिसंचरण के अधिकतम मान की स्थिति में रेखा समाकलन या परिसंचरण के अधिकतम मान की स्थिति में रेखा समाकलन तथा बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल रेखा समाकलन तथा बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का सीमांत मान क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई एरिया एलिमेंट है, ठीक है, और इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो मैं कितना मान लेता हूँ, dA वेक्टर है, ठीक है। अब इस एरिया एलिमेंट का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को अगर मैं छोटे छोटे भागों में इस तरह से बांट दूँ, ठीक है, और हर एक पार्ट की मैं लेंथ कितनी मान लेता हूँ, dl वेक्टर है। हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है, dl वेक्टर, और हर एक पार्ट पर जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, a वेक्टर है। तब हर एक पार्ट के लिए a वेक्टर और उसका लाइन एलिमेंट dl, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, a डॉट dl होगा। सपोज फर्स्ट पार्ट है उसके लिए क्या होगा वैल्यू, a डॉट dl। इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए, इसी तरह से जितने भी पार्ट्स हैं सभी के लिए a डॉट dl की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, अगर कंबाइंड कर दूं, एक साथ जोड़ दूं। जोड़ने का मतलब क्या होता है, सबका क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन कर दूं। तब इंटीग्रेशन a डॉट dl जो होगा वो उस सदिश का क्या कहलाएगा, रेखा समाकलन कहलाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे रेखा समाकलन। किसका रेखा समाकलन है ये, सदिश a वेक्टर का रेखा समाकलन। रेखा समाकलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो रेखा समाकलन को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस a डॉट dl से। अब डेफिनेशन क्या लिखी है आपने, देखो, रेखा समाकलन या परिसंचरण के अधिकतम मान की स्थिति में, यानी इसका मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अधिकतम मान की स्थिति में रेखा समाकलन तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात। पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है आपके पास, dA वेक्टर। इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों के अनुपात का सीमांत मान। सीमांत मान का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले ही हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं उसको, इंटीग्रेशन को क्या लेके चल रहे हैं, क्या, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो लिखवाया आपको। इस स्थिति में रेखा समाकलन तथा बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात, ये नहीं लिखवाया क्या, क्या लिखवाया है, क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान। क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान। सीमांत मान का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अनुपात का सीमांत मान क्या कहलाता है, उस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना है वो देखो। जो भी आपने हिंदी में सब कुछ लिखा है उसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट dA टेंस टू 0 1/dA इंटीग्रेशन a डॉट dl मैक्सिमम। देखो यही लिखा है आपने, ये लिखा है ना, सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के अधिकतम मान और उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात को उस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर क्या बोलते हैं, सदिश का कर्ल बोलते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जेंस में तो क्या था, यहाँ एरिया एलिमेंट नहीं था, वहाँ वॉल्यूम एलिमेंट था।
वॉल्यूम एलिमेंट था ना 1/dv किया था वहाँ अपन ने। अभी की तो बात है, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ 1/dv किया था। और यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन नहीं था, वहाँ कौन सा इंटीग्रेशन था? सरफेस इंटीग्रेशन था। सरफेस इंटीग्रेशन था वहाँ पर, यहाँ लाइन इंटीग्रेशन है। वहाँ वॉल्यूम एलिमेंट था, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? एरिया एलिमेंट है। ठीक है, तो ये लिख लो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 क्या? कौन से सी का? सी का मतलब क्लोज्ड पाथ जो है ना वो अपना बिल्कुल क्लोज्ड है, ओपन नहीं है ना, इस तरह से क्लोज्ड पाथ लेके चल रहे हैं। इस सी का मतलब है क्लोज्ड पाथ। अगर सरफेस इंटीग्रेशन होता तो क्लोज सरफेस लेके चलते फिर। ठीक है, अभी क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं तो सी है। ठीक है, अब देखो सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ लिखो। लिखो, व्हेन द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन द लाइन इंटीग्रेशन और when the line integration or circulation becomes maximum, line integration or circulation becomes maximum, then the ratio of line integral, then the ratio of line integral, ratio of line integral to the area enclosed by the path, to the area enclosed by the path, to the area enclosed by the path, enclosed by the path with the area tending to 0, with the area tending to 0, tending to 0 is equals to the magnitude, is equal to the magnitude of curl equals to the magnitude of curl at the position of the area element, at the position of the area element, at the position of the area element। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ। कौन सा मोड? यहाँ मोड लिया है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो होगी ना, कर्ल जो होता है, किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालते हो ना तो वो कौन सी क्वांटिटी आती है? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। मतलब इसका कुछ ना कुछ मापांक भी होगा, साथ में इसकी डायरेक्शन भी होगी। जो डायरेक्शन जो होगी ना इसकी, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे आपने अभी एरिया एलिमेंट माना था ना, ये कितना माना था? DA। तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? किसी भी वेक्टर के कर्ल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कर्ल, जब आपको बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है तो वेक्टर क्यों मिलता है। हाँ, तो मोड का मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये केवल मापांक लिखा है मैंने, परिमाण लिखा है। डायरेक्शन भी लिखनी है तो आप n कैप लिख सकते हो, तब मोड हट जाएगा यहाँ से। समझ में आ गई? कर्ल ए के ऊपर से मोड हटा दोगे तो फिर मापांक भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अभी केवल मैं क्या लिख रहा हूँ? इसका मॉडुलस लिख रहा हूँ, परिमाण लिख रहा हूँ केवल, इस वजह से मैं डायरेक्शन नहीं लिखी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ। सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ। सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ।
देखो कर्ल का मतलब सिंपली अगर एक वर्ड में बोलना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, रोटेशनल या घूर्णी। जहाँ भी रोटेशनल की बात होगी या घूर्णन की बात होगी या घूर्णी सदिश की बात होगी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपके पास कर्ल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे आपके पास सपोज कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी डाल रखा है। ठीक है, अब पानी डाल रखा है, इसमें छोटा सा आप होल कर देते हो। ठीक है, होल कर दे तो पानी नीचे की तरफ निकलता हुआ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ निकलता है ना, तो रोटेट भी होता रहता है साथ साथ में। पानी जब छेद में होकर नीचे निकलता है तो साथ साथ में क्या होता है, रोटेट भी होता रहता है। तो इस कंडीशन में जहाँ भी रोटेशन की बात होगी, किसी भी वेक्टर के रोटेशन की जहाँ बात होगी, इसका मतलब किसकी बात होगी, वहाँ पे कर्ल की बात होगी। ठीक है, अगर फिजिक्स में समझना चाहते हो, जैसे ई वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हमेशा कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, सीधी रेखा में चलती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस चलती है ना। इसका मतलब इनमें कुछ घूर्णन है क्या, बताओ। रोटेशनल नहीं है ना, ये सीधी चल रही है, तो रोटेशनल नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ घूर्णन निकलेगा क्या, कर्ल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसका मतलब ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी कर्ल निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें घूर्णन का गुण ही नहीं है, और जहाँ भी घूर्णन का गुण होगा वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, कर्ल प्रेजेंट होगा। जैसे अगर किसकी बात करो, मैग्नेटिक फील्ड की, तो बताओ इसका कर्ल निकालोगे तो 0 आएगा क्या, इसका 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमेशा सर्कुलर पाथ में चलती है या बंद पथ बनाती है ना, मतलब उसमें घूर्णन का गुण प्रेजेंट है। अब घूर्णन का गुण प्रेजेंट है तो इसमें कुछ ना कुछ कर्ल होगा, इसका मतलब इसका कर्ल जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा। बात समझ में आ गई। तो कर्ल का सिंपल सा मतलब क्या है, रोटेशनल से है, घूर्णन से है। तो लिख लो इसमें आप सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव, सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति, सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव घूर्णन या रोटेशन से होती है। सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव घूर्णन या रोटेशन से होती है। एग्जाम्पल लिखो, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, यानी धारावाही चालक तार होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे जनरेट होती है, सर्कुलर पाथ में होती है ना, मतलब घूर्णन का गुण होता है उसमें। अब नीचे लिखो, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान। कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखो, अभी आपको जैसे बताया था, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का निकालना होता है तो आप डेल के साथ में क्या करते हो, उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो, अदिश गुणनफल करते हो। इसी तरह से अगर किसी भी वेक्टर ए का आपको क्या निकालना है,
कर्ल निकालना है। ठीक है, तो कर्ल निकालने के लिए आपको इस ए वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, डेल के साथ में सदिश गुणनफल करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। वहाँ डॉट प्रोडक्ट किया था, यहाँ क्या करना होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, अब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हो आप, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, दोनों का सदिश गुणनफल निकालना है आपको। किस तरह से सॉल्व करते हो, हाँ सारणिक बना के इस तरह से, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ लिखते हो डेल के साथ में जो आई जे के गुणांक हैं उनको लिखते हो, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल वाई डेल जेड। इसी तरह से फिर नीचे क्या लिखते हो, ए वेक्टर के साथ जो आई जे के गुणांक हैं वो लिखे जाएंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड। फिर इस सारणिक को सॉल्व करके फिर आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बात बताओ, जब भी किसी वेक्टर का कर्ल निकालोगे तो परिणाम जो मिलेगा आपको, रिजल्ट जो मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा। जैसे डाइवर्जेंस निकाला था वेक्टर का तो स्केलर मिला था, स्केलर मिला था ना, डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर का तो स्केलर मिलता है। देखो ये लिखवाया भी मैंने नोट डलवा के। हाँ, इसमें क्या मिलेगा आपको, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, आई कैप के लिए सॉल्व करोगे, फिर जे कैप के लिए सॉल्व करोगे तो के कैप के लिए सॉल्व करोगे। इसका मतलब आई जे के तो मिलेंगे आपको, और आई जे के मिल रहे हैं मतलब कैसे मिलेगी, क्वांटिटी वेक्टर मिलेगी। ठीक, इसको सॉल्व करना पता है ना आपको, किस तरह से करते हो, सबसे पहले आई कैप लेके चलोगे, फिर आई कैप वाली रो और जो कॉलम है उसको छुपा दोगे, सॉल्व करोगे किस तरह से, डेल ए जेड बटे डेल वाई माइनस डेल ए वाई बटे डेल जेड। ठीक है, देन इसी तरह से फिर आप सॉल्व करोगे आगे, जे कैप के लिए माइनस जे कैप, जे कैप वाले रो और कॉलम को छिपा दोगे तो फिर डेल ए जेड बटे डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बटे डेल जेड। सिमिलरली के कैप के लिए सॉल्व करोगे, कितना आएगा आपके पास, डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई, ये आएगा। ये सारणिक जैसे सॉल्व करते हो उसी तरह सॉल्व करना है। हो गए, कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकाल के बताओ कितना आएगा, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, कर्ल ऑफ आर वेक्टर देखो कैसे करोगे, जिस भी वेक्टर का कर्ल निकालना है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है डेल के साथ में, है ना, और फिर सारणिक बनानी है आपको आई जे के, फिर डेल के लिए आई जे के का जो गुणांक है वो लिखना है, डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। उसके बाद में आर वेक्टर के साथ आई कैप जे कैप के कैप क्या आते हैं बताओ, एक्स आता है, वाई आता है और जेड आता है, इस तरह से आता है। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, आई कैप, देखो जेड के रेस्पेक्ट में वाई का करोगे तो जीरो हो जाएगा, इधर वाई के रेस्पेक्ट में जेड का करोगे तो सॉरी जेड के रेस्पेक्ट में वाई का करोगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो माइनस जीरो आएगा यहाँ से, माइनस जे कैप। फिर जे कैप के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ जेड का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, फिर यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में एक्स का करना है तो भी कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, तो ये भी जीरो मिलेगा। देन इसी तरह के कैप के लिए करोगे तो वो भी आपको जीरो ही मिलेगा, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, जीरो। कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज जीरो। और डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 बताया था, याद होनी चाहिए चीज़ें बिल्कुल, तभी काम चलेगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3, कर्ल ऑफ आर वेक्टर 0। ठीक है, अब देखो कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर, कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर बताओ कितना आएगा, कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर,
ये आपका काम है, होमवर्क है, ये होमवर्क लिख लो, ये सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर कितना आएगा? 0। इसी तरह से कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर कैप, ये भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। डाइवर्जेंस के लिए अलग रिजल्ट लिखे थे यहाँ। ऊपर तो क्या लिखा था? n+3 आर की पावर n, और नीचे क्या लिखा था? n+2 आर की पावर n-1। ये डाइवर्जेंस के लिए लिखे थे, लेकिन कर्ल के लिए दोनों रिजल्ट 0। कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इज 0 एंड आर की पावर एन आर कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कर्ल ऑफ आर वेक्टर बटे आर क्यूब कितना होगा? कर्ल ऑफ आर वेक्टर बटे आर क्यूब, ये बताओ कितना होगा? कर्ल ऑफ आर वेक्टर बटे आर क्यूब। बिना सॉल्व किए हुए बताओ डायरेक्ट। कर्ल ऑफ आर की पावर कर्ल ऑफ आर वेक्टर बटे आर क्यूब। कितना आएगा बताओ? इसको ऐसा लिख दो, आर की पावर -3 आर वेक्टर, लिख सकते हैं ना ऐसा भी इसको। तो देखो आर की पावर एन और आर वेक्टर, इसकी कोई सी भी फॉर्म हो, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो, और उसका कर्ल निकालना है तो हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब कर्ल कितना आएगा इसका? 0। ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हो ना इसको सॉल्व, सारणिक से करना पड़ेगा, पर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए रिजल्ट। आर की पावर एन आर वेक्टर का कर्ल 0 होता है। एक आपको ये दे रखा है, वी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको इस तरह से, वी वेक्टर, ये वी वेक्टर आपको दे रखा है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये वी वेक्टर दे रखा है आपको। ठीक है। और आपसे ये बोल रहा है कि ये चेक करना है आपको कि ये अघूर्णी सदिश है या घूर्णी सदिश है, ये बताना है आपको। ये आपको एक वेक्टर दे रखा है और क्वेश्चन में बोल रहा है ये आपको चेक करके बताना है ये सदिश जो है वो घूर्णी है या अघूर्णी सदिश है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, घूर्णी है या अघूर्णी है? कर्ल निकाल के देखेंगे इसका। अगर इसका कर्ल 0 आ जाएगा मतलब अघूर्णी है, और 0 नहीं आता है, नॉन 0 आता है तो घूर्णी है। तो चेक करके बताओ क्या आता है इसका कर्ल। इसका कर्ल चेक करो, तभी पता लगेगा कि ये घूर्णी है या नहीं है। घूर्णी है या नहीं है बताओ। घूर्णी है या नहीं है ये बताओ। घूर्णी है? देखो आई कैप का गुणांक कितना है? 2x। जे कैप का क्या दे रखा है? 2y। के कैप का कुछ नहीं है तो 0 है। अब आई कैप के साथ देखो आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा और z के रेस्पेक्ट में y का भी 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप, x के रेस्पेक्ट में यहाँ तो 0 होगा और z के रेस्पेक्ट में इसका भी 0 हो जाएगा। फिर के कैप के लिए करोगे तो यहाँ y आ रहा है देखो आपके पास, है ना, तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ y के रेस्पेक्ट में करना है तो भी 0 आएगा। मतलब वैल्यू क्या आ रही है? 0। 0 आ गई तो घूर्णी है या घूर्णी है? हैं? घूर्णी नहीं है। क्या लिखवाया था मैंने देखो,
जिस सदिश में घूर्णन का गुण पाया जाएगा मतलब वहाँ कर्ल उपस्थित होगा, और जहाँ कर्ल उपस्थित होगा मतलब कर्ल की वैल्यू 0 नहीं होगी, तभी तो कर्ल उपस्थित है उसका, और जिसका कर्ल ही 0 आ गया मतलब वो अघूर्णी सदिश है। देखो क्या लिखवाया था मैंने भौतिक अर्थ के अंदर, जिन सदिशों का कर्ल 0 नहीं होता है उन्हें घूर्णी सदिश कहते हैं, यानी उनमें घूर्णन का गुण उपस्थित है, तभी तो वो घूर्णी सदिश हैं। इसमें घूर्णन का गुण उपस्थित है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कर्ल ही 0 आ रहा है। घूर्णन का गुण उपस्थित होने का मतलब है उसका कर्ल निकाला जा सकता है। अब इसका कर्ल 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें घूर्णन नहीं है, और घूर्णन नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब एक कैसा सदिश है? अघूर्णी। समझ में आ गई बात? क्या कर्ल की उत्पत्ति? घूर्ण, हाँ घूर्णन से होती है। तो इसमें घूर्णन है क्या, यही तो पूछना चाह रहा था। ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें घूर्णन है या नहीं है? उसका कर्ल निकाल के पता लगाएंगे। अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती मतलब इसमें घूर्णन होता, मतलब इसमें कुछ कर्ल होता। अब इसकी वैल्यू ही 0 आ रही है मतलब इसमें कुछ घूर्णन ही नहीं है। अब घूर्णन नहीं है इसका मतलब कौन सा सदिश है? अघूर्णी है। ठीक, एक और लिखो क्वेश्चन। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो अघूर्णी सदिश हों, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो अघूर्णी सदिश हैं, दो अघूर्णी सदिश हैं, तब सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी परिनालिकीय सदिश होगा। सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी परिनालिकीय सदिश होगा। ठीक है, और आपको ये एक रिलेशन दे रखा है इसी क्वेश्चन के अंदर, डेल डॉट ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये रिलेशन होता है डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है आपसे कि ए और बी क्या है? अघूर्णी सदिश है। तो अघूर्णी सदिश है, इसका मतलब इन दोनों का कर्ल किसके बराबर है? किसके बराबर है इन दोनों का कर्ल? 0 के बराबर है। इसने बोला है ना दोनों अघूर्णी है। अघूर्णी है मतलब दोनों का कर्ल ही 0 के बराबर है। ये तो इसने बोल रहा है क्वेश्चन में ही दे रखा है। सिद्ध क्या करना है आपको कि ए क्रॉस बी क्या है? परिनालिकीय सदिश है। कोई भी सदिश परिनालिकीय कब होता है? बताओ, कोई भी सदिश है वो परिनालिकीय कब होता है? जबकि उसका डाइवर्जेंस 0 हो। लिखवाया ना ये आपको, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो इसको आपको क्या सिद्ध करना है? परिनालिकीय मतलब इसका डाइवर्जेंस किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब ये सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए रिलेशन दे रखा है इसने कि डेल डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है? बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब यहाँ से बताओ डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या रखोगे? ये दे रखी है ना आपको क्वेश्चन में 0, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या रख दोगे? 0। तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी ना। 0 माइनस 0 मतलब वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका मतलब डेल डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ गई। इसका मतलब ए क्रॉस बी कौन सा सदिश है? परिनालिकीय सदिश है। ठीक है, अब मैं कुछ रिजल्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल के है ना,
वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आपको डायरेक्ट याद ही होने चाहिए। चाहो तो आप कैलकुलेट करके प्रूफ भी कर सकते हो उनको। मेथड मैंने आपको बता दिया किस तरह से ग्रेडियंट निकालना होता है, किस तरह से डाइवर्जेंस, किस तरह से कर्ल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको सॉल्व करके याद रखना चाहते हो या डायरेक्ट याद रखना चाहते हो। ठीक, तो लिखो ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर इज ए वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर इज ए वेक्टर। ये 2021 में पूछा गया था आरयू के अंदर। ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर की वैल्यू किसके बराबर होती है? ए वेक्टर के बराबर। इसको प्रूफ भी कर सकते हो आसानी से। कैसे प्रूफ करोगे? ए वेक्टर का मतलब क्या है बताओ? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये है। और डॉट प्रोडक्ट किससे करना है इसका? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी से तो डॉट प्रोडक्ट करना है इसका। इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा? एक्स ए एक्स आएगा, वाई ए वाई आएगा, जेड ए जेड आएगा। यही तो डॉट प्रोडक्ट आएगा इसका। आई का आई से करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है। ठीक, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में फिर इसका क्या निकालना है? डाइवर्जेंस। वो सॉरी डाइवर्जेंस नहीं, यहाँ डॉट नहीं लगा रखा, इसका मतलब ग्रेडियंट निकालना है इसका। इसका क्या निकालना है आपको? ग्रेडियंट। अब इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, आई कैप डेल बटे डेल एक्स, और उसके साथ पूरे के साथ ये वाली टर्म आएगी यहाँ, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई करोगे, देन के कैप डेल बाई डेल जेड करोगे, तो यहाँ पूरी टर्म आएगी इनके साथ भी, ये वाली आएगी। फिर इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इन दोनों का तो होगा नहीं, केवल फर्स्ट टर्म का होगा। अभी ए एक्स तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, और डिफ्रेंशिएशन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा? 1। मतलब पहली टर्म से आपको क्या मिलेगा? ए एक्स आई कैप मिलेगा। इसी तरह दूसरी टर्म से क्या मिलेगा बताओ? ए वाई जे कैप। तीसरी टर्म से क्या मिलेगा? ए जेड के कैप। और इसको वापस से क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर। ए वेक्टर तो आसानी से कर सकते हो प्रूफ। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कल में से मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले चाहे डेफिनेशन पूछ ले। ठीक, नेक्स्ट लिखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज 0। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई is 0। Divergence of curl A is 0। Divergence of curl A is 0। ठीक है, नेक्स्ट इज कर्ल ऑफ A। कर्ल ऑफ A is equals to gradient divergence A minus del to A। gradient divergence A minus del to A। next is divergence of gradient 1 upon r। divergence of gradient 1 upon r is 0। ये बताओ ग्रेडियंट 1 अपॉन आर कल मैंने आपको बताया था ना, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर क्या आया था बताओ? माइनस आर वेक्टर बटे आर क्यूब आया था। और फिर डाइवर्जेंस किसका निकालोगे? आर वेक्टर बटे आर क्यूब का। और डाइवर्जेंस आर वेक्टर बटे आर क्यूब आज करवाया मैंने सॉल्व। क्या वैल्यू थी देखो उसकी? ये तो ग्रेडियंट 1 अपॉन आर कल करवाया था, उसकी वैल्यू माइनस आर वेक्टर बटे आर क्यूब थी। फिर आर वेक्टर बटे आर क्यूब का क्या निकालना है? डाइवर्जेंस। ये मैं आज करवा चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या थी? 0। ठीक, नेक्स्ट देखो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लॉग आर। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लॉग आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर।
स्क्वायर। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर इज 0। कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इज 2a। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब इसमें कुछ एक दो टॉपिक और हैं, वैसे मेन तो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल था, इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक और हैं, वो और लिख लीजिए। सबसे पहले लिखो घन कोण सॉलिड एंगल। घन कोण सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो इसमें एक ही लाइन है जो एक बार एग्जाम के अंदर पूछी गई थी और वही बनता है इसमें से क्वेश्चन। वो लिखो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना घनकोण, केंद्र पर बना घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। 4 पाई के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट आया था एग्जाम के अंदर कि किसी भी संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बने घनकोण का मान कितना होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। यही सिद्ध करते हैं हम कि घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखोगे कि घनकोण का मान कभी भी पूछता है संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के द्वारा तो किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर। लिखो वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल मेड बाय द, वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल मेड बाय द, वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल मेड बाय द whole spherical surface, whole spherical surface at center, at center is equal to 0, oh sorry, is equals to 4 pi, is equals to 4 pi। ठीक है, नेक्स्ट लिखो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय या गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। लिखो किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया, किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया, किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के, उसके
डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। कहने का मतलब देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या लिखा है आपने? किसी भी सदिश के, क्या लिखा है? किसी भी सदिश के बंद पथ पर लिया गया पृष्ठ समाकलन, यानी किसी भी सदिश है, माना सदिश कितना है? ए वेक्टर, इसका बंद पथ पर पृष्ठ समाकलन लोगे तो क्या करना पड़ेगा? ए डॉट डी ए करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन, है ना? ये सरफेस इंटीग्रेशन होता है पृष्ठ समाकलन। अगर एल करता तो लाइन इंटीग्रेशन होता, रेखा समाकलन। तो किसी भी सदिश का बंद पथ के अनुदिश लिया गया पृष्ठ समाकलन उस सदिश के, किस सदिश के? उसी सदिश के डाइवर्जेंस के, उसी सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। यही लिखा है आपने, देखो, किसी भी सदिश का बंद पथ पर लिया गया पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे इसको। लिखो, है ना? गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। अब इस गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का यूज क्या है, उपयोगिता क्या है इसकी? इसका यूज ये है कि कहीं आपको सरफेस इंटीग्रेशन दे रखा है और आपको ज़रूरत किसकी है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो चेंज कर सकते हो सरफेस इंटीग्रेशन को किस में? वॉल्यूम में। या कहीं वॉल्यूम दे रखा है और आपको ज़रूरत किसकी पड़ रही है? सरफेस की, तो सरफेस में चेंज कर सकते हो। तो उपयोगिता में लिख लो, एक बार पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में उपयोगिता में लिखो, इसके द्वारा पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में, इसके द्वारा पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में या आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, या आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। इंग्लिश में लिखो, सबसे पहले लिखो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, over a closed surface is equal to the volume integral, is equal to the volume integral, is equal to the volume integral of its divergence, of its divergence। नीचे लिखो, दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड, दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड कैन बी यूज्ड इन कन्वर्टिंग द सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, converting the surface integral into volume integral and vice versa, converting surface integral into volume integral and vice versa, मतलब उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ठीक है, लिखिए,
किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा, किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा, बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश, बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश, परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर, उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर, परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश के कर्ल के, सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अब इसको लिख के बताओ मुझे मैथमेटिकली क्या लिखोगे। देखो क्या बोल रहा है, बंद पथ की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन लिखोगे। रेखा समाकलन कैसे लिखा जाता है, ए डॉट डी एल से, और क्लोज्ड सी, क्लोज्ड पाथ के अनुदिश, है ना, इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी एल, ये तो रेखा समाकलन हो गया। और ये रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यही लिखा है, उसी सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है, बराबर। ठीक है, इसकी उपयोगिता बताओ क्या है, क्या यूज है इसका। जैसे वहाँ यूज बताया था, सरफेस की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो सरफेस को वॉल्यूम में बदल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे अगर लाइन इंटीग्रेशन दे रखा है, ज़रूरत किसकी है, अगर सरफेस की, तो लाइन को किस में चेंज कर सकते हो, सरफेस में। तो लिखो उपयोगिता के अंदर, इसकी सहायता से, इस प्रमेय की सहायता से रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, या पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में, या पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। इंग्लिश में लिखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड along the limiting boundary of the, along the limiting boundary of the area, of the area enclosed by a closed path, enclosed by a closed path, enclosed by a closed path is equal to the surface integral, is equal to the surface integral of the curl, surface integral of the curl
ऑफ द वेक्टर फील्ड, ऑफ द वेक्टर फील्ड। ठीक है, लिख लो दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड, दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड, this theorem can be used to change line integral into surface integral, to change line integral into surface integral and vice versa। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए गॉस लॉ, गॉस का नियम, गॉस लॉ, गॉस का नियम। क्या होता है गॉस का नियम, पढ़ा है? लिखो गॉस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा तथा 1/एप्सिलॉन, तथा 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आपके पास बंद पृष्ठ है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, तो इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई, वो किसके बराबर होगा, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, उन सभी आवेशों के तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये लिखवाया डेफिनेशन में कि बंद पथ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पथ में परिबद्ध आवेश तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। तो 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, ये क्या है, गाउस का नियम। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यही बताया था ना। विद्युत फ्लक्स कोई सदिश है ए वेक्टर, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ए डॉट डी ए। विद्युत फ्लक्स लिखना है तो ई डॉट डी ए, है ना। और ये भी फाई की डेफिनेशन है जो गाउस ने बताई थी, तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक, इसे बोलते हैं समाकलन रूप में गाउस का नियम। समाकलन रूप में गाउस का नियम। समाकलन रूप में गाउस का नियम। और नीचे लिख लो अवकलन रूप में गाउस का नियम, अवकलन रूप में गाउस का नियम।
अवकलन रूप में गाउस का नियम, डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब नीचे एक नोट डाल के ये 2 पॉइंट और लिख लो। एक तो लिख लो लाप्लास समीकरण, या पहले लिख लो पायसन समीकरण। पायसन, ये ऐसे तो बाद में भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ लिख लो एक बार, पायसन समीकरण। पायसन समीकरण, पायसन समीकरण होता है डेल टू फाई इक्वस टू डेल टू फाई इक्वस टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। डेल टू फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। डेल टू फाई इज इक्वल्स टू रो बाई माइनस रो बाई एप्सिलॉन, वेयर डेल टू इज लाप्लाशियन ऑपरेटर। डेल टू को क्या बोलते हैं अपन, लाप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है, लाप्लाशियन संकारक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल टू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बटे डेल जेड स्क्वायर। लाप्लाशियन संकारक, लाप्लाशियन संकारक, लाप्लाशियन ऑपरेटर। और डेल को क्या बोलते हैं, अवकलज संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। बता रखा है ना स्टार्टिंग में, ग्रेडियंट में बताया था डेल, उसको बोलते हैं अपन अवकलज संकारक। और डेल टू हो तो उसे क्या बोलते हैं, लाप्लाशियन संकारक। तो ये तो थी पायसन इक्वेशन, डेल टू फाई इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। और फिर लिखो लाप्लास समीकरण, सेकंड लिख लो लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण, लाप्लास समीकरण, डेल टू फाई इक्वल्स टू 0। है ना, इसका मतलब जहाँ भी ऐसे क्षेत्र की बात की जाएगी जहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है, जहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है, तब तो कौन से समीकरण की बात की जाएगी, पायसन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू क्या आ रहा है, रो बाई एप्सिलॉन, मतलब चार्ज डेंसिटी। लेकिन ऐसे क्षेत्र की बात की जाए जहाँ पे कोई आवेश ही नहीं है, आवेश रहित क्षेत्र की बात की जाए, तब कौन से समीकरण की बात करेंगे, लाप्लास इक्वेशन की। ठीक है, डेल टू फाई इक्वल्स टू 0। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर थी। मेनली आपका कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट था। इसके अलावा भी कुछ स्टोक्स कर्ल प्रमेय, डाइवर्जेंस प्रमेय, गाउस का डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म। ठीक है, जितनी भी छोटी से लेके बड़ी चीज़ें थी वो मैंने सब आपको बता दी है। ठीक, तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब अपन नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। और कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता देना, मेरी तरफ से कंप्लीट है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा।